हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 के लिए प्राचीन इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने प्राचीन इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपसे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसमें से कौन सा स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, वो ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है खरोष्ठी, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात, चौथा है ब्राह्मी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो वो फ्रेंड्स आपकी लिपि जो है वो अज्ञात है। ठीक है, देखिए सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर के फ्रेंड 400 तक अक्षर है। ठीक है, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, ठीक है, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिपि है ये आपकी चित्रात्मक थी। ठीक है, और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसलिए ये अज्ञात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम खाली स्थान था। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपका रेगिस्तान का टीला, दूसरा ऑप्शन है नदी मुख भूमि का टीला, तीसरा है मृतकों का टीला और चौथा है जीवन का टीला। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो आपका क्या था, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, चौथा है स्तंभ हाल और तीसरा था स्तंभ हाल, चौथा है 2 मंजिला मकान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 मंजिला मकान। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नहीं होगा, ध्यानागार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ठीक है, यानी कि जो वैदिक काल में जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था। पहला ऑप्शन है जौ और चावल। देखिए फ्रेंड्स, पहले से ही इसमें क्वेश्चन के जो है ऑप्शन वो टिक कर दिए गए हैं, क्योंकि देखिए सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने उठाए हैं। ठीक है, इसलिए टिक लगा है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई कोई टिक इसमें गलत भी हो सकता है। ओके, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, पहला ऑप्शन है जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पाद, तीसरा है चावल और दालें, चौथा है सब्जियां और फल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और उससे बने जो उत्पाद थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा है जई और तीसरा है राई और चौथा है गेहूं। तो देखिए फ्रेंड, जो अन्न है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था, ठीक है, भोजन, ठीक है, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जौ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो मनुष्य हैं फ्रेंड्स वो जौ को ही अपने भोजन करने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वैदिक लोग क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबा। तो देखिए इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा तांबा। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो वैदिक लोग थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग किया था तो वो क्या था, तांबा। देखिए जो ऋग वैदिक लोग थे, ठीक है फ्रेंड्स, वो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था उस टाइम। ठीक है, और ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। ठीक है, किंतु इसकी पहचान देखिए फ्रेंड्स अभी तक संदिग्ध है। ओके, और देखिए कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या फिर लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बुद्धिमत्ता, तीसरा है कुशलता और चौथा है शक्ति। तो देखिए फ्रेंड जो वेद शब्द है उसका सही जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। आपको बताना है फ्रेंड्स कौन से तीन वेद हैं, ठीक है, जिसको संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए फ्रेंड जो वेदत्रयी कहा गया है तीन वेदों को, वो कौन कौन से वेद को कहा गया है, तो उससे कहा गया है फ्रेंड्स ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। तो देखिए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुक्मिणदेयी स्तंभ और दूसरा ऑप्शन है मूर्ति, तीसरा है पीपल वृक्ष और चौथा है बौद्ध मठ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अशोक मौर्य का रुक्मिणदेयी स्तंभ से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड जो बुद्ध हैं वो किस वंश से संबंधित है, ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो देखिए जो बुद्ध हैं फ्रेंड्स वो शाक्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो देखिए फ्रेंड जो भारत में जैन धर्म का संस्थापक है वो कौन है। पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा है महावीर, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके महावीर। ठीक है, तो भारत में फ्रेंड्स देखिए जो जैन धर्म के संस्थापक है वो आपके महावीर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है। ठीक है, पहला तीर्थकर जैन धर्म का किसे माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है ऋषभ देव और चौथा है अजीतनाथ। तो देखिए फ्रेंड्स जो जैन धर्म का पहला तीर्थकर है वो आपके ऋषभ देव हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड जो 22वें तीर्थकर हैं वो कौन है, अरिष्टनेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तीर्थकर पूछा गया है तो ये आपके ऋषभ देव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि जो वर्धमान महावीर थे वो परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किए। पहला ऑप्शन है पावा, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा है वैशाली और चौथा है श्रवण बेलगोला। तो देखिए फ्रेंड जो वर्धमान महावीर परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, ठीक है, वो कौन सा स्थान है, तो वो आपका पावा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो वर्धमान महावीर हैं वो मल्ल जनपद की राजधानी पावा यानी कि पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड जो पावापुरी है वो आपके बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पावा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। तो देखिए फ्रेंड जो जैन साहित्य है उसको क्या कहते हैं, तो उसे आप
उसे अंग कहते हैं जैन साहित्य को। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो जैन साहित्य है वो आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है, और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स देखिए 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकरण, 6 छेद्र सूत्र और 4 जो होते हैं मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, सिद्धांत आगम। ठीक है, और जो बौद्ध साहित्य है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। ठीक है, यानी कि जो अशोक है वो प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। पहला ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा ऑप्शन है कलिंग युद्ध, तीसरा ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म को अपनाना, और चौथा है मिशनरी को सिलोन भेजना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अशोक की प्रशासनिक नीति थी, ठीक है, इसमें भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। ओके, और देखिए यहाँ पर जो कलिंग युद्ध है, ठीक है, इसके बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। ठीक है, आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो पहला ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, दूसरा है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध, और चौथा है भगवान महावीर। तो देखिए फ्रेंड्स, देवनामा प्रियदर्शी जिसका नाम था वो कौन है, तो वो आपके मौर्य राजा अशोक हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। ठीक है, पहला ऑप्शन है रॉक एग्जिट सेकंड, और दूसरा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट, ठीक है, एडिक्ट 4, और तीसरा ऑप्शन है कि रॉक एडिक्ट 6, और चौथा है आपका रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो है वो आपका 13 हो जाएगा, रॉक एडिक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वही बिल्कुल करेक्ट होगा, रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, देखिए जो 13वें शिलालेख थे, ठीक है, इनसे कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। पहला ऑप्शन है मगधी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है पाली, और चौथा है देवनागरी लिपि। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो वो आपके ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यानी कि किसने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। पहला ऑप्शन है 1810 में हैरी स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है 1787 में जॉन टावर, तीसरा ऑप्शन है 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ, और चौथा ऑप्शन है 1837 में जेम्स प्रिंसिप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था वो कौन है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा प्रसिद्ध शासक है जिसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, और चौथा है कनिष्क। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशोक। ठीक है, इन्होंने ही प्रसिद्ध शासक यानी कि शिलालेखों का जनक इनको ही कहा जाता है, किसे, अशोक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो देखिए फ्रेंड, जो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन, और तीसरा ऑप्शन है मौर्य, और चौथा है कुषाण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुप्त। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो महरौली का लौह स्तंभ है, ठीक है, वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है,
और देखिए दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासन की विजयों का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह स्तंभ जो है वो गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने के ज्वलंत प्रमाण हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। अब देखिए फ्रेंड्स, गुप्त राजा कौन था जो कि विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? पहला ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन्होंने ही फ्रेंड्स देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने ही विक्रमादित्य विक्रम सॉरी हाँ ठीक है, चलिए विक्रमादित्य कहा जाता है इनको ही। ठीक है, और इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरिशेन, ठीक है, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका चंद्रगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो हरिशेन था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी दौहित्र, ठीक है, लक्ष्मी दौहित्र किसे कहते थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, तीसरा है कुमारगुप्त को और चौथा है समुद्रगुप्त को। तो देखिए फ्रेंड, जो लक्ष्मी दौहित्र किसे कहते थे तो ये आपके समुद्रगुप्त को कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले से ही इसमें टिक लगा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपके हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको ही अपने विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। पहला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन पल्लव और चौथा है शशांक। तो देखिए फ्रेंड, जो हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है, वो कौन है? तो वो आपके पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इन्होंने ही फ्रेंड्स देखिए हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय यानी कि चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था हर्षवर्धन को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो देखिए जो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा है कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है थानेश्वर और चौथा है मथुरा। तो देखिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो आपके थानेश्वर में थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर में थी और राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। ठीक है, और उसके बाद उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो प्रारंभ में कहा था थानेश्वर और बाद में कन्नौज। तो यहाँ पर प्रारंभ में पूछा है तो आपका राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सी यानी कि थानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉप 30 क्वेश्चन में फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो देखिए फ्रेंड्स, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो पहला ऑप्शन है मिहिर भोज, दूसरा है ऑप्शन वत्सराज, तीसरा ऑप्शन है राम भोज, चौथा है नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, यानी कि किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है मिहिर भोज ने। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने टॉप 30 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के हमने कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हम आप लोगों के क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का सहयोग रहे, सब लोग पढ़ें, ठीक है, सब लोग बढ़ें।
और सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यूपी में कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट उसमें ज़रूर ही लग रहा है, ठीक है? तो ऐसा हो कि सभी का नंबर अच्छा आए, ठीक है? यही हम कामना करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।